जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके लेकर आया हूँ सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 4। दोस्तों आपको बता दूँ कि मैं इससे पहले 3 वीडियो पार्ट 3 तक सरफेस केमिस्ट्री का अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 4 है जिसमें हम आप पढ़ेंगे जियोलाइट। जियोलाइट बता देते हैं यह एक प्रकार का उत्प्रेरक ही है। दोस्तों थर्ड जो वीडियो था मेरा सरफेस केमिस्ट्री का, उसमें भी मैंने उत्प्रेरक के बारे में ही पढ़ा था और इसमें बाकी बचे उत्प्रेरक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जियोलाइट के बारे में बता दें कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैंने वीवीआई लगा के रखा है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जियोलाइट के बारे में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं वो सब डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और एक ये थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लिखने के लिए दो नंबर का आ सकता है ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जियोलाइट का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हम आपको ऊपर बता दें कि जियोलाइट में आपसे पूछ सकता है कि इसकी आकार कैसी होती है। ठीक है, तो इसकी आकार मधुमक्खी के छाते के आकार का होता है। ठीक है, मधुमक्खी के छाता के आकार का होता है। ठीक है, इसका आकार पूछे तो। ठीक है, अच्छा इसके आकार इतना हो, मधुमक्खी के छाते के आकार का होता है। ठीक है, और ये मधुमक्खी का छाता का आकार कैसा होता है आप देख चुके होंगे। और इसमें क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं, होल बने होते हैं। ठीक है, और इस होल का जो रेडियस होता है वो कितना होता है कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या? ये इस तरीके से पूरे 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 ये आकार में इस तरीके से होल बना होता है। ये है क्या है, ये है जियोलाइट। ये क्या है, ये जियोलाइट है। और जियोलाइट में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे छिद्र होते हैं और वो छिद्र का कभी कभी आपसे रेडियस पूछ देता है। तो याद रखिएगा 200 पिकोमीटर इसका क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है दोस्तों, 200 मीटर, 200 पिकोमीटर। पिको का मतलब क्या होता है, 10 के पावर -12। एक पिको का मतलब कितना होता है, 10 के पावर -12। तो आप यहाँ से 2 बातें याद रखिए कि इसकी आकार कैसी होती है दोस्तों, मधुमक्खी के छाते के आकार का इसका आकार होता है। और इस आकार में जो छिद्र होता है उसका रेडियस क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 200 पिकोमीटर। ठीक है, और इसका कभी कभी बोलता है क्या कि जियोलाइट का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो हम आपको बाद में बताते हैं। पहले तो इतना क्लियर हो गया ना दोस्तों, तो चलिए समझते हैं। उससे भी पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि जैसे यहाँ पे हम अभिकारक लिए, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक लिए और क्या ले लिए, उत्प्रेरक ले लिए। ठीक है, अभिकारक ले लिए और उत्प्रेरक ले लिए, तो होगा क्या कि मान लीजिए कि अभिकारक का अणु इस तरीके से है, तो ये क्या होगा, ये उत्प्रेरक के सतह पर क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। और जैसे अधिशोषित होगा तो उत्प्रेरक क्या करेगा कि उसके वेग को बढ़ा देगा और फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या जियोलाइट भी एक प्रकार का उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है। किस तरीके से बढ़ाया पता है, अभिकारक के अणु इस जियोलाइट ये जियोलाइट था बताए थे, इस जियोलाइट पर क्या होते हैं, आकर के अधिशोषित हो जाते हैं, इसके कण में क्या होते हैं, धंस जाते हैं, फंस जाते हैं और फाइनली क्या वो स्पीड अभिक्रिया को क्या कर देता है, स्पीड करके और क्या बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए क्या कहता है कि जियोलाइट एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है जिसकी आकृति मधुमक्खी के समान होती है। यह एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा पूछ सकता है कि जियोलाइट किस चीज़ से बना होता है। ठीक है, निर्माण पूछेगा, निर्माण किस चीज़ से होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम Al2SiO5। ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकेट क्या है, देख लीजिए, एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, इसका बना होता है। ठीक है, तो आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया का बना होता है, तथा इसकी जो छिद्र होती है, ये वाला छिद्र हम आपको बता दिए हैं कितना, 200 पिको मीटर होता है। ठीक है, इसके छिद्र का आकार जो होता है कितना होता है, 200 पिको मीटर होता है। इसके छिद्र में अभिकारक के अणु क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, हम आपको अच्छे तरीके से बता चुके हैं। तब यह अभिकारक के अणुओं को क्या करता है, उत्प्रेरित कर देता है और फाइनली क्या बन जाता है, प्रतिफल बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि एक जियोलाइट का उदाहरण दे। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, ये जियोलाइट का एक उदाहरण है। ठीक है, देख लीजिए क्या है, जियोलाइट का उदाहरण क्या है, ZSM5 है। ठीक है, इसके द्वारा हाइड्रोकार्बन
को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, ये होता क्या है तो हम आपको बता दें। Z4 होता है जियोलाइट, S4 होता है सोकोनी और M4 होता है मोबिल और ये F5। ठीक है, क्या फुल फॉर्म क्या आता है, जियोलाइट सोकोनी मोबिल 5। ठीक है, इस तरीके से ये हाइड्रोकार्बन को क्या करता है, शुद्ध करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हमारा जियोलाइट यहाँ कंप्लीट हुआ। इतने सारे पॉइंट्स देखे, आगे देखते हैं उत्प्रेरक विष कैटेलाइटिक पॉइजन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उत्प्रेरक विष ये होता क्या है, वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है उत्प्रेरक विष कहलाता है। ऐसा क्या है, मतलब क्या हुआ, आपको एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मतलब यह एक पदार्थ होता है जो उत्प्रेरक मतलब अभिक्रिया हो रहा है उसी समय उत्प्रेरक डाला हुआ है और उसके बाद इस पदार्थ को अगर डाले अभिक्रिया के दौरान यूज़ किए तो होगा क्या दोस्तों कि अभिक्रिया का जो भी क्रियाशीलता है, अभिक्रिया का जो भी काम है, उत्प्रेरक का जो भी काम है, क्रियाशीलता है, उसको नष्ट कर देगा। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, या तो बढ़ा देना या तो वेग को घटा देना। ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर वो बढ़ाना चाहता है उसके बाद हम क्या विष उत्प्रेरक का प्रयोग किए तो वो उत्प्रेरक अब कोई काम का नहीं रह गया, उसका क्रियाशीलता खत्म हो गया। ठीक है, उसको किल कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ने की कोशिश देखिए, एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्साइड मतलब O2 के साथ क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, किसके उपस्थिति में, Pt के उपस्थिति में। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, Pt के उपस्थिति में, तो क्या बन जा रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। और उसी समय हम AS2O3 मतलब आर्सेनिक का ऑक्साइड, इसका पूरा नाम है आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनियस ट्राइऑक्साइड। ठीक है, आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनियस ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसका पूरा नाम है, मतलब आर्सेनिक का ऑक्साइड है। तो यह जो हम ये पूरे अभिक्रिया हो रही थी और उसमें हम इसको यूज़ किए तो ये क्या करेगा, इसके शक्ति को, इसके पावर को, पोटेंशियल को किल कर देगा और इसका अब यूज़ रहा ही नहीं, इसका कोई अब यूज़ नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर दिया, ये इसको ख़त्म कर दिया। तो ये किस तरीके का कार्य किया दोस्तों, यह विष उत्प्रेरक के भांति कार्य किया यहाँ पे। तो कैटेलाइटिक पॉइजन देख लीजिए क्या हो जाएगा, आर्सेनिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आगे भी एग्जाम्पल है कि जल बन रहा है किसके उपस्थिति में, Pt के उपस्थिति में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड लिए हैं तो ये क्या कर देगा, Pt का जो भी शक्ति है उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। आ रहा है समझ में, तो यहाँ पे कैटेलाइटिक पॉइजन क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि कैटेलाइटिक पॉइजन होता क्या है, ये कुछ नहीं करता है, पॉइजन मतलब कि अभिकारक के क्षमता को नष्ट कर देता है। आपको समझ में आ गया, उत्प्रेरक के क्षमता को नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, समझाते हैं, वर्धक पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्धक आगे पॉइंट है, वर्धक ये क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रमोटर्स। ठीक है, वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को बढ़ा देता है वर्धक कहलाता है। अभी क्या हुआ, अभी हम पॉइजन देखे हैं। ठीक है, कैटेलाइटिक पॉइजन देखे हैं, वो उत्प्रेरक के क्षमता को ही नष्ट कर देता है, जबकि यह क्या करता है, यह पदार्थ ऐसा होता है जिसे डालने से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता और बढ़ जाती है। वहाँ पे उसकी क्रियाशीलता घट जाती थी, इतना घट जाती थी कि ज़ीरो हो जाती थी, यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एग्जाम्पल क्या कहता है कि हम जब बनाते हैं अमोनिया NH2 प्लस N2 प्लस H2 Fe के उपस्थिति में अमोनिया बनता है, लेकिन वहीं पे मॉलिब्डेनम क्या कहते हैं इसको, मॉलिब्डेनम, MO को मॉलिब्डेनम कहते हैं, इसकी उपस्थिति में यह क्रिया बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने लगेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे कैटेलाइस्ट की भूमिका कौन निभा रही है, आगे हम देख चुके थे। ठीक है, Fe, जबकि प्रमोटर्स का भूमिका कौन निभा रहा है, तो MO मॉलिब्डेनम। ठीक है, इस तरीके से प्रमोटर आप समझ चुके हैं कि प्रमोटर कुछ नहीं है, वो रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ा देता है, वर्धक कहलाता है, प्रमोटर्स कहलाता है। क्लियर है, चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। दोस्तों पहले ये बता दें आपको कि यहाँ पे हमारा फाइनली उत्प्रेरक समाप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्रिस्टलाव तथा कोलॉइड। इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए क्रिस्टलाव तथा कोलॉइड, इसको हम समझना है और इसको बता देते हैं कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोनों को एक एक करके हम समझते हैं कि दोनों होता है क्या। तो पहले हम क्रिस्टलाव लिखे हैं, क्रिस्टलॉइड लिखे हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हमारे प्राकृतिक में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको हम आसानी से ठोस में बदला जा सके, और ऐसे भी बहुत सारे होते हैं जिसको बहुत ही कठिन, कुछ भी कर ले वो ठोस में नहीं बदलाएगा। ठीक है, या बदलने में बहुत ही परेशानी होगी। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल को देखेंगे तब। ठीक है, चलिए देख लिए। हम आपको सबसे पहले कहेंगे कि क्रिस्टल मतलब होता है ठोस। क्रिस्टल मतलब क्या होता है? ठोस। तो जान लीजिएगा। ठीक है, क्रिस्टलाव, क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड मतलब होता है ठोस। ठोस, ठीक है, तो वह पदार्थ जिसे आसानी से क्रिस्टल में मतलब ठोस में बदला जा सके क्रिस्टलाव कहलाता है। जैसे कि NaCl, NaCl को हम जल्दी से ठोस में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे चीनी, ये चीनी, ये भी तो बहुत ही ठोस है, ये है। ठीक है, देखिए ये सब कैसे कैसे ठोस में सर जी, ये बताइए। जैसे कि आप नमक को लीजिए, नमक को गर्म कीजिए। ठीक है, बहुत देर तक गर्म कीजिए उसको। ऐसा कीजिए ना कि तावा घर में तावा, रोटी वाले तावा पे क्या कीजिए, नमक को डाल दीजिए। ठीक है, आप उसको बहुत देर तक जलाइए, वो फाइनली जलेगा नहीं, वो क्रिस्टल में रूपांतरित हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सब जो भी है वो किसका एग्जाम्पल है? क्रिस्टलाव का एग्जाम्पल है। मेनली यहाँ से आपको एग्जाम्पल ही पूछ सकता है, या फिर कभी कभी आपसे इसका डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो क्रिस्टलाव क्या होता है, क्रिस्टलॉइड क्या होता है? वो पदार्थ जिसे आसानी से क्या चीज़ में बदला जा सके, क्रिस्टल में बदला जा सके, क्रिस्टलाव कहलाता है। अब दो एग्जाम्पल इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्लोराइड क्या होता है। ठीक है, क्लोराइड होता क्या है? ठीक है, जबकि क्लोराइड क्या होता है? ठीक है, तो वह पदार्थ जिसे आसानी से क्रिस्टल में बदला नहीं जा सके क्या कहलाता है? क्लोराइड कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या हुआ, गम समझते हैं ना, वो जिससे किसी चीज़ को चिपकाते हैं। ठीक है, तो वो वाले गम, उसको हम क्या जल्दी से हम बदला जा सके क्या, आसानी से बदल सकते हैं क्या ठोस में? जी नहीं। जैसे मिल्क हो गया, जैसे क्या हो गया, हनी हो गया, ये सब क्या जल्दी से बदला जा सकता है क्या? नहीं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया, ये सब कोलाइड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये सब आप एग्जाम्पल को देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपसे ये बहुत बार पूछ चुका है कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन तथा निलंबन में क्या संबंध है। ठीक है, ये संबंध पूछता है, एग्जाम्पल पूछ देता है, इसमें अंतर पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम सबको लेकर के अभी चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि वास्तविक विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है, और निलंबन क्या होता है। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, इसमें डिफरेंस को देखेंगे, हर एक चीज़। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वास्तविक विलयन को, मतलब इंग्लिश में इसे रियल सॉल्यूशन कहते हैं। दोस्तों हम आपको पढ़ा चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर, बिलियन। तो बिलियन क्या होता था आपको पता है ना, वो उसमें दो तरह के कण पाए जाते हैं। एक को कहा जाता था विलायक और दूसरे को विलय कहा जाता था, और वह बिलियन जो होता था वो समांग मिश्रण का बना होता था। ठीक है, इतना तो आपको याद होगा। चलिए याद नहीं है तो आप बिलियन जो हम चैप्टर पढ़ाएं उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे हम हर एक चीज़ को बताएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों तो समझते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों कि वास्तविक विलयन क्या होता है। वास्तविक विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है, हम बता चुके हैं। ठीक है, समांग मिश्रण होता है। समांग मिश्रण का मतलब समझते हैं ना दोस्तों, वैसा मिश्रण जो दो या दो से अधिक पदार्थ को लीजिए और मिला दीजिए, और मिलाने के बाद हमको एक ही रूप का दिखाई दे, उसे समांग मिश्रण कहते हैं। और विषमांग मिश्रण किसे कहते हैं दोस्तों? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दे और उसके बाद मिलाने के बाद हमको अलग अलग रूप का दिखाई दे, उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो जैसे चीनी और पानी को लीजिए, ठीक है, और मिला दीजिए। मिलाने के बाद देखिएगा क्या उसमें चीनी अलग अलग दिखाई देगा? तो नहीं दिखाई देगा, मतलब दोनों एक ही रूप का, सिर्फ आपको पानी ही दिखाई देगा। तो वैसे विलयन को हम कहेंगे समांग मिश्रण। दूसरे प्रकार से हम देखें तो जैसे बालू और पानी का मिश्रण ले लीजिए और उसको मिलाइए, और थोड़ी देर के बाद देखिए किसी भी अनुपात में लेकर के मिला दीजिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद देखिएगा तो बालू अलग और पानी अलग दिखाई देगा। तो दोनों एक ही रूप का नहीं दिखाई देता है, डैट मीन्स विषमांग मिश्रण।
समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण क्लियर कर दिए। तो वही जो वास्तविक विलयन है यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। मतलब इसके कण डिफरेंट नहीं दिखाई देते हैं, मिलाने के बाद ये समान रूप का ही दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों वास्तविक विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। इसके कण का आकार, मतलब ये जो विलयन हम घोल बना दिए हैं उसमें जो कण होगा, जो मान लीजिए कि पानी में हम चीनी का कण मिला दिए हैं, तो मिलाने के बाद भी तो ऐसा क्या होगा, क्या मतलब मिलाने से होता क्या है, होता दोस्तों ये है कि पानी किस चीज़ का बना होता है दोस्तों, तो पानी H2O का बना होता है। ठीक है, H2O का बना होता है। तो H2O बॉन्ड बना करके इस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से होते हैं दोस्तों, ये बॉन्ड इस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों ये जो बॉन्ड बनाते हैं, इस बॉन्ड में बीच में जगह खाली होते हैं। ठीक है, तभी तो इनके और इनके बीच में कुछ स्थान तो खाली रहेगा ही ना दोस्तों, क्योंकि अगर ये ना खाली रहे, बहुत ही पास रहे, तो ये ठोस हो जाता है। ये ठोस तो होता नहीं है, जल तो द्रव होता है, द्रव है इसका मतलब कि इनके अणुओं के बीच थोड़ा सा स्थान खाली होगा। उस स्थान के बीच में नमक या चीनी का कण इंटर कर जाता है। आपको समझ में आया? और वही इंटर कर जाने के वजह से हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो मतलब चीनी का कण गायब होता नहीं है, चीनी का कण छोटा हो जाता है, और छोटा हो करके और इसके बीच में जो दूरी होती है वहाँ पे इंटर कर जाता है चीनी का कण या फिर नमक का कण, अगर नमक का घोल बना रहे हैं तब ऐसा कुछ होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमसे आपसे पूछा जाएगा कि वास्तविक विलयन में जो चीनी का जो कण था उसके कण का आकार कितना हो जाता है घोल बनने के बाद, तो याद रखिएगा 10 के पावर -7 से छोटा। ये पहले आप बताइए दोस्तों कि 10 का पावर -7 छोटा है या 10 के पावर -9 छोटा है, कौन सा छोटा है दोस्तों? ये दोनों में से कौन सा छोटा है? तो याद रखिएगा पावर माइनस में है, तो जो बड़ा होगा वो छोटा होगा और जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। आप फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, पीछे करके देख लीजिएगा। माइनस पावर होने का मतलब होता है कि जो बड़ा पावर है वो छोटा वैल्यू देता है, मान देता है, जबकि जो छोटा पावर है वो बड़ा वैल्यू बड़ा मान देता है। ठीक है, तो दोस्तों कहता है क्या कि जिसमें इसके कणों का आकार 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से छोटा होता है, मतलब 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता होगा, 10 के पावर -9 सेंटीमीटर, 7 से क्या होता होगा, छोटा होता होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या याद कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वास्तविक विलयन देख चुके हैं, फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं कि वास्तविक विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। इसके कणों का आकार जो होता है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से छोटा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख ले दोस्तों, तो एग्जाम्पल में हमको दिखाया गया है यहाँ पे कि पानी में चीनी का मिश्रण। तो पानी में चीनी का मिश्रण ये विलयन का एग्जाम्पल है। विलयन ही तो वास्तविक विलयन है जी, समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल याद रखिए। और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, पानी में ग्लूकोज का मिश्रण, पानी में नमक का मिश्रण, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब कोलाइडी विलयन पढ़ते हैं। ये कोलाइडी विलयन होता क्या है? ठीक है, चलिए देख लीजिए। कोलाइडी विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। विषमांग जिसे मिलाने के बाद आपको कैसा दिखाई दे, अलग अलग रूप का दिखाई दे, जैसे बालू पानी का मिश्रण, मिट्टी पानी का मिश्रण, तेल पानी का मिश्रण। इस तरीके से आपको बहुत सारा एग्जाम्पल हम बताए थे जब हम आपको बेसिक में केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ाए थे, मिश्रण पढ़ाए थे तब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? कोलाइडी विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है, जिसमें देखिए ये वाला बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, जिसमें प्रवस्था पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रवस्था फेज पाए जाते हैं। ठीक है, इनके कणों का आकार ये क्या होता है आपको थोड़ा सा बाद में बताते हैं। ठीक है, अभी तो जान लीजिए ये दो से अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है और इसमें प्रवस्था पाए जाते हैं, तथा इनके कणों का आकार देख लीजिए 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से 10 के पावर 5 सेंटीमीटर के बीच होता है। आप हमको ये बताइए कि 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से छोटा था वास्तविक विलयन का आकार, जबकि इसके कणों का आकार जो है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच, क्या उससे छोटा है या बड़ा है इसके कण? तो आपको पता चलेगा उससे बड़ा कण है। किसका? कोलाइडी विलयन का। आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए क्यों बड़ा हुआ। ठीक है,
इसके कण क्या है, वास्तविक विलयन से बड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ब्लड, मिल्क, कर्ड, चीज़, रसगुल्ला, टूथपेस्ट, ये सब क्या हो गए। मिल्क बताए थे कि यह क्या होता है दोस्तों, यह होता है विषमांग मिश्रण, ठीक है, बता चुके हैं आपको, ठीक है। इस वीडियो में नहीं, हम क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको टाइम मिला तो इसको फिर से कभी इसको डिफाइन करके बताएंगे। अभी जान जाइए ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या होता है, ब्लड भी क्या होता है, विषमांग मिश्रण होता है। इसमें क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में, मतलब ब्लड में तो बहुत सारे कण, पहले तो प्लाज्मा होते हैं और फिर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ब्लड वेसल्स कितने, उसमें 3 तरह के रक्त कणिकाएँ होती है, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के कणिकाएँ होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो वो सब अलग अलग तरीके का दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं आपको देखने से सिर्फ लगता है कि ब्लड लाल है, लेकिन वास्तविकता उसकी क्या है जी, उसमें हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड क्या हो गया, विषमांग मिश्रण, जो कि कोलाइडी विलयन का काम करेगा। मिल्क भी उसी तरीके से है, जैसे मिल्क को आप थोड़ा सा गर्म कीजिएगा तो फिर क्या होगा, वो आपको ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, छाली टाइप का बन जाता है, जो कि अलग आपको दिखाई देने लगेगा। कर्ड्स आपको पता ही है, उसमें थोड़ा सा मतलब लिक्विड फॉर्म का होता है और सॉलिड फॉर्म का भी होता है। चीज़ इसी तरीके से, रसगुल्ला उसी तरीके से सॉलिड एंड लिक्विड टाइप में, टूथपेस्ट भी उसी तरीके से। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हैं, ये कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल ही बहुत अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, एग्जाम्पल से ही पूछ देता है कि इसमें बताइए कोलाइडी विलयन कौन सा है, ठीक है। तो इतना एग्जाम्पल आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी है दोस्तों, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं निलंबन। आप कोलाइडी विलयन पढ़ चुके हैं। कोलाइडी विलयन ये याद रखिएगा कि यह विषमांग मिश्रण का होता है, जबकि हम रियल सॉल्यूशन पढ़े थे, वास्तविक विलयन पढ़े थे, उसमें समान विलयन पढ़े थे, समांग मिश्रण पढ़े थे, ठीक है। ये भी समांग मिश्रण में, और इसके कणों का आकार, दो बात हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। निलंबन में भी शायद 2 बात पढ़े, आगे चलिए देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों के यह भी विषमांग मिश्रण होता है। ये क्या होता है दोस्तों, यह भी विषमांग मिश्रण का रूप होता है, ठीक है, मिश्रण होता है। और इसके कणों का आकार देख लीजिए दोस्तों, 10⁻⁵ से बड़ा होता है। 10⁻⁵ से बड़ा क्या होगा, बड़ा आपसे पूछ रहा है, तो 10⁻⁴ होगा, 10⁻² होगा, 10⁻1 होगा, 10⁻1 होगा, 10⁻2 होगा, 10⁻3 होगा। ये 10⁻⁵ से सभी हम जितना भी बोले हैं वो सब बड़ा है, समझ पा रहे हैं। तो इसका कण क्या होता है, बड़ा होता है। तो अभी आप ये कंपैरिजन करके बताइए कि वास्तविक विलयन से इसका आकार क्या हुआ, छोटा हुआ या बड़ा हुआ। ऑफकोर्स बड़ा हुआ। कोलाइडी विलयन से इसका आकार बड़ा हुआ या छोटा हुआ, ऑफकोर्स बड़ा हुआ। तो ये दोनों के आकार, अभी दोनों हम जो विलयन पढ़े हैं, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन, उन दोनों के आकार से निलंबन के आकार क्या होते हैं, बड़ा होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें हम देख लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। पानी और बालू का मिश्रण, पानी और मिट्टी का मिश्रण, पानी और तेल का मिश्रण, कीचड़, ETC, ठीक है। कीचड़ भी होता है जो बालू, पानी, ये सब सब कुछ मिला होता है, ठीक है। तो ये आप देख चुके हैं, ठीक है। अभी हम क्या देखते हैं दोस्तों, ये आपसे बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन एवं निलंबन में अंतर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे क्लियर करते हैं, ठीक है। तीनों विलयन पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तीनों विलयन हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, और वो तीनों विलयन का हम क्या देखेंगे दोस्तों, तीनों विलयन में अंतर देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी तक का है, ठीक है। VVI कर देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, हम सब कुछ इसमें बता चुके हैं। 1-2 बात जो नया होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। कि सबसे पहले वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, इस तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और एक एक नंबर हम दे करके सबको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये समांग मिश्रण का बना होता है, ये विषमांग का, और ये भी विषमांग का, तीनों हम बता चुके हैं, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, मिश्रण के आधार पे हम इसको डिवाइड कर दिए, इसमें अंतर बता दिए। अभी कणों के आकार के आधार पर हम तीनों में अंतर बताएंगे, ठीक है। देख लीजिए, इसके कणों का आकार जो होता है 10⁻⁷ से छोटा होता है, हम उधर बता चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसके कणों के आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कणों के आधार पे हम वहाँ पे बता रहे थे, थोड़ा प्रेशर दे करके कि आप इसको याद रखिए। यहाँ पे फ़ायदा आ रहा है आपको डिफरेंस बताने में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए,
छन्ना पत्र जो होता है मतलब कि विलयनों के बीच में हम मतलब लगा देते थे छन्ना। ये कौन सा चैप्टर में पढ़े हैं, ये मतलब हम सॉल्यूशन वाला चैप्टर में ही पढ़े थे, अर्धपरागम झिल्ली। तो वो झिल्ली जो था वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा झिल्ली के आधार पे ही तीनों को डिवीज़न कर देते हैं, मतलब तीनों में अंतर बता सकते हैं। देखिए कहता क्या है कि वास्तविक विलयन के कण छन्ना पात्र के द्वारा आर पार हो सकता है। आपको ऐसे याद रखना है कि मान लीजिए विलयन में हम एक छन्ना पात्र लगा देते हैं तो इधर भी विलयन मतलब मान लीजिए कि एक क्या है जी, एक क्या है, ये एक प्रकार का बर्तन है और बर्तन के बीच में हम क्या लगा दिए, छन्ना पात्र लगा दिए। तो हम क्या देखेंगे कि इधर भी विलयन और इधर भी विलयन, अगर वास्तविक विलयन रहा तो इधर से इधर हो सकता है, मतलब छन्ना पात्र को क्या कर सकता है, आर पार कर सकता है। जबकि इसमें क्या होगा, इसके कण छन्ना पात्र के द्वारा कठिनाई से आर पार हो सकता है, किसके, कोलाइडी के। जबकि निलंबन के क्या होता है, ये बिल्कुल ही आर पार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो छन्ना पात्र के आधार पर भी तीनों में हम अंतर बता दिए। ये आर पार हो सकता है, ये कठिनाई से आर पार हो सकता है, जबकि ये आर पार हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ये ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे 10th में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, कि वास्तविक विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है दोस्तों, कि प्रकाश के मतलब गति के जो पथ में कोई कण आ जाता है और वो प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब प्रकाश का जो किरण होता है वो अपने मार्ग से इधर या उधर हो जाता है, मतलब अपने मार्ग से मुड़ जाता है, यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए कि इसमें तो कण दिखाई नहीं देता है, बहुत छोटे छोटे कण होता है। इसमें अगर हम प्रकाश भेजें तो इसमें सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गति करेगा, मतलब बिल्कुल प्रकीर्णन नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन संभव है। ठीक है, और निलंबन में प्रकाश का प्रकीर्णन संभव नहीं है। आप इसको ऐसे याद रखिए, इसमें नहीं है और इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आप देखिए आगे। ठीक है, अभी देखिए होता क्या है दोस्तों कि इसके कण बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इसके कण का आकार जो होता है 10⁻7 सेंटीमीटर से भी छोटा आकार होता है इसका। तो इसको आपको नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है, इसके लिए कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसके कण को देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके कण को यंत्र के सहायता से देखा जा सकता है, जबकि इसके कण को आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, इसके कण के आकार को हम मतलब कि हम किसी भी तरीके से मतलब कोई यंत्र के द्वारा भी हम इसे नहीं देख सकते हैं, जबकि इसे हम किसी यंत्र के द्वारा देख सकते हैं, इसके कणों को। ठीक है, और जबकि इसके विलयन में उपस्थित इसके कणों को हम आसानी से ही देख सकते हैं। जैसे देखिए ना, बालू और पानी का मिश्रण ले लीजिए तो हमको बालू आराम से दिखाई देता है, जबकि इसमें देखिए तो दूध में क्या हमको पानी अलग दिखाई देता है और क्या दूध का कण अलग दिखाई देता है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ में हमको क्या उसके दोनों के अलग अलग मतलब कि दिखाई देता है क्या कण? जी नहीं, ऐसा नहीं दिखाई देता है। लेकिन हम अगर किसी यंत्र का उपयोग करें तो हमको अच्छे तरीके से दिखाई देगा, जबकि इसे हम आराम से देख लेते हैं विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट का। तो ये दोस्तों ये था अंतर तीनों में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आई होप कि ये पूरा सेशन आप समझे होंगे, पूरा लेक्चर समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से 2 बार 3 बार करके रिवीजन करके देखिए। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।